शहजाद पूनावाला, मैं आज आपसे पूछना चाहूंगी, ममता बनर्जी आज 26 दिन के बाद अगर एक ठोस कदम लेकर आती हैं, एक कानून लेकर आती है, तो साथ में मांगती हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा। क्या जवाब है? देखिए, मुझे लगता है कि आज पॉलिटिकल बिल की नहीं, पॉलिटिकल विल की आवश्यकता थी ये दिखाने की कि आपने बिल तो पारित कर लिया, पर अगर आपकी विल होती तो संदीप घोष को बहुत पहले जेल भेज देती। अगर आपकी विल होती तो आज जैसे बताया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के कहने पर जब वहां पर CISF आरजीकर मेडिकल कॉलेज पहुंची है तो स्टेट गवर्नमेंट उनके साथ कोऑपरेट नहीं कर रही है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा MHA को खटखटाना पड़ रहा है कि कोऑपरेट करना चाहिए। आज अगर विल होती तो आप बताती कि शाहजहां शेख को 1 हफ्ते में फांसी की सजा देंगी क्या, और आज अगर विल होती तो ये बताती कि इस बिल के अंदर एक ऐसा प्रावधान लाया गया है जिससे कि पता चलता है कि उनकी प्राथमिकता बेटी को न्याय दिलाओ नहीं बल्कि सबूत मिटाओ, सत्य छिपाओ, सच की आवाज दबाओ और बलात्कारी बचाओ है। प्रोविजन 73 ये कहता है कि अगर कोई पत्रकार बलात्कारी के बारे में लिख दे, कोर्ट प्रोसीडिंग के बारे में लिख दे, बेटी को न्याय दिलाने के लिए लिख दे, तो उसको जाकर जेल की सजा होगी 3 से 5 साल। मतलब संदीप घोष जेल नहीं जाएगा, शाहजहां शेख जेल नहीं जाएगा। जेल कौन जाएगा? नाविका कुमार अगर कोई पत्रकार की तरह लिख दे, इस कोर्ट केस के ऊपर रिपोर्टिंग कर दे। क्यों भाई? ये दिखाता है कि आज बंगाल में दीदी नहीं ईदी अमीन है। और सोचिए ना, पहले फुटबॉल मैच कैंसिल करवाना, 43 डॉक्टर को ट्रांसफर ऑर्डर देना, फिर उसको रोक लेना, फिर डॉक्टर्स को लगातार कोलकाता पुलिस ने धमकी दी, फिर एक के बाद इनके नेता जिस प्रकार से बोलते हैं, कोई उनको कसाई बोल देता है प्रोटेस्टिंग डॉक्टर्स को, कोई कहता है कि बॉयफ्रेंड के साथ चली जाओगी, कोई कहता है उंगली तोड़ देंगे, कोई कहता है जबान खींच लेंगे। मतलब कि पश्चिम बंगाल में जिसको कहा जाता है रविंद्रनाथ टैगोर जी का पश्चिम बंगाल, मन भयमुक्त होना चाहिए, मस्तिष्क ऊंचा होना चाहिए, वहां पर अपराधी भयमुक्त है। और ममता बनर्जी के राज में शाहजहां शेख जैसे लोग ही मुक्त हो सकते हैं, परंतु जो बेटियां हैं वो सुरक्षित नहीं है। और जो संविधान बचाओ की मंडली है आज वो कहां पर है? इतना बड़ा कुठाराघात। बिल्कुल यही सवाल सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन पहले बादल देवनाथ जी, कभी आप मोदी को पत्र लिख देती हैं, कभी आप खुद सड़कों पर उतर आती हैं, कभी आप के नेता कहने लगते हैं कि ये जो डॉक्टर हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये कसाई बन चुके हैं, कभी कहा जाता है कि जो उंगली उठाएगा उसकी उंगली तोड़ दी जाएगी, कभी प्रदर्शन करते हुए डॉक्टर्स पर 7,000 लोग हमला कर देते हैं, जो क्राइम सीन है उसका कोई ठोस सबूत ना रखना हो इसलिए लोग वहां चले जाते हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी शुरू हो जाती है, वहां पर प्रोटेस्टर्स पहुंच जाते हैं। मैं पूछना चाहती हूं, क्या ममता बनर्जी खुद इस्तीफा देना चाहेंगी या सिर्फ नरेंद्र मोदी का ही इस्तीफा मांगेंगी? मैडम गुड इवनिंग। उससे पहले मैं आपको कहना चाहता हूं, आज विधानसभा में क्यों नरेंद्र मोदी जी का इस्तीफा मांगा ममता दीदी ने? पहला बात है, शुभेंदु अधिकारी बंगाल के भाजपा के जो विपक्ष नेता है उन्होंने भाषण 25 मिनट उनका टाइम है, 25 मिनट के बाद लास्ट में इस बिल को जब पहले उन्होंने सपोर्ट किया, पूरे उनके जितने विधायक थे सब मिलकर सपोर्ट किया इस बिल को, लेकिन लास्ट में उन्होंने एक नारा दिया, जो नारा विधानसभा में लिखित नहीं होता है। उस नारे में था दफा एक कर्मसूची एक, ममता बनर्जी का इस्तीफा नारा दिया और 1 मिनट ने 5 मिनट तक इस नारा दिया। तो ममता दीदी ने जब भाषण दिया 40 मिनट का जो भाषण, उस भाषण में ये लास्ट में एक शब्द का, जो पूरे देश के अंदर जहां पर बीजेपी के डबल इंजन गवर्नमेंट है वहां पर कितने सारे महिलाओं के ऊपर अत्याचार, दलित के ऊपर अत्याचार, बुलडोजर चला जाता है, इनकाउंटर होता है, महाराष्ट्र में 4 साल के बेटी के साथ अत्याचार किया जाता है, उत्तराखंड में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, मणिपुर में, इतना सारे राज्य में जहां पर बीजेपी का गवर्नमेंट है वहां पर महिला का अत्याचार होता है। इसलिए ममता दीदी ने बोला, नरेंद्र मोदी जी आप पूरे देश के अंदर महिला को सुरक्षा दे नहीं पाएंगे, इसलिए आपको इस्तीफा देना पड़ेगा, यही ममता बनर्जी ने कहा। मतलब ये नहीं है, आप लोग यहाँ पर पूरे बंगाल में भाजपा के लोग 2-4 एमएलए लेके और डॉक्टर्स के लोग यहाँ पर हर दिन बोल रहे हैं हम लोग बादल देवनाथ जी, लॉ एंड ऑर्डर तो स्टेट का सब्जेक्ट है ना। होम मिनिस्टर कौन है बंगाल की? ममता बनर्जी से नहीं संभलता तो मोदी जी को दे दें, तो मोदी जी फिर इस्तीफा देंगे ना। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर ममता जी के हाथ में रहेगा, इस्तीफा देंगे मोदी, ये कहां का बात हुआ? ये क्या लॉजिक हुआ? भाटी जी, राजकुमार भाटी जी, आज मैं आपसे सिर्फ दो प्रश्न पूछूं। सबसे पहला प्रश्न ये कि आरजी कार अस्पताल में जो कांड हुआ उसके
बाद जिस तरह से मामला चल रहा है आप देख रहे हैं, सबूतों के साथ खिलवाड़ हुआ, वहां प्रोटेस्ट करते हुए डॉक्टर्स के ऊपर जिस तरह से 7,000 लोगों ने धावा बोल दिया, जिस तरह से वहां पर घटनाक्रम हुआ है, वहां पर मोदी को इस्तीफा देना चाहिए या ममता बनर्जी को इस्तीफा देना चाहिए? और मैं ये भी पूछना चाहती हूं, आप रोज एक चिट्ठी लिख देती हैं, आप एक बिल डाल देती है कि भाई टांग दीजिए, हैंग्ड अंटिल डेथ का आप प्रावधान लेकर आती हैं। ये प्रावधान तो है ना, भारतीय न्याय संहिता में ये है। तो जो लोग कह रहे हैं कि ममता बनर्जी अपने खिलाफ खुद ही प्रोटेस्ट मार्च निकाल देती हैं, अपने राज्य में कुछ होता है तो मोदी जी को चिट्ठी लिख देती हैं, बिल लेकर आ जाती हैं, तो ये ड्रामा हो रहा है क्या? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 जो मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्या कोई रेप कांड कहीं पर भी रिपोर्ट करने में पाबंदी होनी चाहिए, जो इस बिल के क्लॉज नंबर 73 में लिखा गया है? यानी कि आप मीडिया का मुंह बंद कर देंगे, लेकिन आप डिक्टेटर नहीं हैं, आप संविधान के रक्षक हैं। जो डिक्टेटर हैं और जो संविधान को बिगाड़ रहे हैं वो दिल्ली में बैठे हैं। ये कैसे हो सकता है राजकुमार भाटी जी? नहीं, मैं आपके दोनों सवालों के बहुत गंभीरता से जवाब दूंगा। पहले दूसरे सवाल का दे देता हूं। रेप पीड़िता की पहचान उजागर न की जाए, ये तो भारत में पहले से कानून है। भारत का कानून कहता है रेप पीड़िता की पहचान उजागर न की जाए। जो ममता जी के एंटी रेप बिल में जो प्रावधान है वो केवल ये है कि रेप पीड़िता की पहचान उजागर करने वालों को दंडित किया जाएगा। रिपोर्ट करने पर या मसला उठाने पर या खबर करने पर तो कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। मैं आपको राजकुमार भाटी जी इंटरप्ट कर रही हूं। 2 प्रावधान हैं, एक 72 में जिसमें लिखा हुआ है डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ विक्टिम ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस, ये मैं मानती हूं, और ये 34 साल की जर्नलिज्म में हम ये जानते हैं रूल कि आप विक्टिम को नहीं दिखा सकते, तो ये तो मैं मानने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। लेकिन इसके बाद क्लॉज 73 आता है जिसमें लिखा है प्रिंटिंग और पब्लिशिंग एनी मैटर रिलेटिंग टू कोर्ट प्रोसीडिंग्स विदाउट परमिशन। मुझे ऑब्जेक्शन इस बात से है कि हम रिपोर्ट भी नहीं कर सकते कि उस राज्य में एक रेप हुआ है। नहीं, कोर्ट प्रीसीडिंग की रिपोर्टिंग मैं जब आप ही बोल रही हैं, मैं ईमानदारी से मैंने कोई ज्यादा तो पढ़ा नहीं है अभी वो बिल जो है, लेकिन आप खुद ही कह रही हैं कोर्ट प्रीसीडिंग की रिपोर्टिंग, वो भी बिना इजाजत के। ये भी पहले से प्रावधान है, न्यायालय की प्रक्रिया को न्यायालय की अनुमति के बिना सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। खैर, अब मैं आपके पहले सवाल पर आता हूं। देखिए, जो ये घटना कोलकाता में हुई उस पर ममता बनर्जी कम से कम हमें तो शुरू के दिन से गंभीर दिखाई दे रही हैं। उन्होंने शुरू के दिन कहा कि पीड़ितों जो अपराधी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, सख्त सख्त सजा दी जाएगी। पीड़िता के घर गई, जो आपने कहा प्रदर्शनकारी घुस गए थे, उनके भी कोलकाता पुलिस ने उनके फोटो उजागर किए और उनकी पहचान को उजागर की। अगर वो उसमें सरकार का हाथ होता या वो ममता बनर्जी की पार्टी के लोग होते तो उनकी पहचान क्यों उजागर करते? दूसरे जो एक्ट लेके आई है ये जाहिर करता है, उन्होंने इसमें प्रावधान दिया कि 21 दिन के अंदर पुलिस को रिपोर्ट अपनी जांच पूरी करनी होगी, और कितने 40 या 41 दिन या 36 दिन का कितना प्रावधान है, चार्जशीट दाखिल होने के इतने दिन के अंदर सजा देनी होगी, और जो अपराधियों की मदद करता हुआ पकड़ा जाएगा उसके लिए भी सजा का प्रावधान है, जो सबूत मिटाता हुआ पकड़ा जाएगा, सबूत मिटाने का प्रयास करेगा, उसके लिए भी सजा का प्रावधान है। तो ये तो जाहिर हो जाता है कि जो भारतीय जनता पार्टी के नैरेटिव गढ़ने की प्रयास कर रही है कि ममता बनर्जी रेप की घटनाओं के प्रति गंभीर नहीं है, अपराधियों को सजा दिलाने के प्रति गंभीर नहीं है। उन्होंने तो ये स्पष्ट कर दिया कि वो तो हर तरीके से वो सबूतों को भी सुरक्षित रखना चाहती है, वो जल्दी जल्दी आपके चश्मों के रंग से मैं बिल्कुल अचंभित हूं कि आपके चश्मों के जो कांच है उनका रंग क्या हो गया है। आपको लग रहा है वो पूरी तरह से सीरियस हैं, लेकिन पहले फोन करके माता पिता को बताया जाता है ये सुसाइड है, बाद में बताया जाता है कि ये मौत हुई है। जब माता पिता मिलने जाते हैं तो उन्हें 3 घंटे तक इंतजार किया जाता है, लेकिन ममता बनर्जी गंभीर हैं। शहजाद पूनावाला, आप हाथ उठा रहे थे,
आप जवाब। देखिए, गंभीरता तो इसी से पता चलती है कि सुप्रीम नावका जी, कोर्ट ने नावका जी, कहा, कृपया देखिए थोड़ा भाटी जी, सुनो। हर डिबेट में आप नावका मेरे जी, बीच में नहीं बोल 10 सकते। सेकंड मुझे भाटी दें, जी नहीं, आपने ये मेरी तरीका बात ठीक बीच नहीं में है काट आपका। दी। नहीं शहजाद भाटी जी, बोल लें, फिर मैं आपको कृपया, काउंटर का अरे मैं समय आपके दूंगी। बीच में नहीं बोल रहा यार। नहीं आपने पिछली शहजाद- डिबेट में भी यही मैंने किया है। शहजाद नहीं, मुझे से 10 सवाल सेकंड दे पूछा है, दीजिए, वो मेरी बोल ले, रिक्वेस्ट फिर है। मैं काउंटर का समय आपको जरूर दूंगी। शहजाद जी, नहीं, ये गंभीरता का स्तर है कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 30 वर्षों में हमने ऐसा केस नहीं देखा जिसमें इतनी छेड़खानी हुई है। ये गंभीरता का विषय है कि हाई कोर्ट ने कहा है स्टेट फेलियर पूरी तरह से हो चुका है। ये गंभीरता का विषय है कि हाई कोर्ट कहता है कि स्टेट पुलिस ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 5000 गुंडों को घुसने कैसे दिया, ये मामला सीबीआई इन्वेस्टिगेट करे। ये गंभीरता का विषय है कि कपिल सिब्बल जो समाजवादी पार्टी के समर्थन से सांसद बने हैं, वो हंसते तो कोर्ट को कहना पड़ता है कि सर इसमें हंसने का कोई मामला नहीं, किसी की हत्या हुई है। ये गंभीरता का विषय है कि जिस प्रकार से यहां पर केस के साथ टैंपरिंग की गई, क्राइम सीन के साथ टैंपरिंग की गई और एफआईआर डिले की गई, मतलब कि अंतिम संस्कार के बाद एफआईआर होती है। यह गंभीरता का विषय है। और गंभीरता का विषय यह है कि जिस प्रकार से ममता बनर्जी कहती है वाम और राम ने किया। गंभीरता का विषय यह है कि यूपी, बिहार, मुंबई सब जगह पे आग लग जाएगी, यह ममता बनर्जी कहती है। गंभीरता का विषय यह है कि डॉक्टर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं न्याय के लिए, उनको कहा जाता है तुम कसाई हो। कोई कहता है कि महिलाओं को रात में निकलने नहीं दिया जाना चाहिए। अलपन बंदोपाध्याय जो उनके चीफ एडवाइजर है, वो कहते हैं कि महिलाओं की नाइट ड्यूटी ना लगाई जाए। ये गंभीरता का विषय है कि उदयन गुहा बोलते हैं कि उंगली तोड़ दूंगा। ये गंभीरता का विषय है कि बोलते हैं प्रोटेस्टिंग डॉक्टर्स अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाएगी। ये यदि गंभीरता का विषय है तो इसीलिए मैं कहता हूं ना, के फॉर कोलकाता, उस पर भी खामोशी। के फॉर कन्नौज, वहां पर तो डीएनए टेस्ट हो गया नवाब यादव का। डीएनए टेस्ट की बात करने वाले अखिलेश यादव भी खामोश है। और के फॉर केरला में भी कांग्रेस पार्टी के लोग खामोश है जब सिमी जॉन को निकाल दिया जाता है क्योंकि वो बोलती है कास्टिंग काउच है। तो ये के फॉर किस प्रकार से खामोश रहना है, कोलकाता से लेकर केरला तक और केरला से लेकर कन्नौज तक, ये खामोशी का ये सिलसिला है। और इसीलिए एक दूसरे के कसीदे पड़ रहे हैं। ये गंभीरता कतई नहीं दिखाता। लेकिन काउंटर का समय आपको मैंने वादा किया था, तो राजकुमार भाटी जी काउंटर 30 सेकेंड। नहीं, मुझे आप ये बता दें कि फिर आप नाराज होती हैं नाविका जी। आप जब हमसे सवाल पूछेंगी तो हम अपना दृष्टिकोण ही तो रखेंगे, या आपसे पहले कागज ले लिया करें कि नाविका जी बता दो क्या क्या बोलना है हमें। नहीं तो फिर हम पे आप कटाक्ष करेंगे कि आपके चश्मे का रंग, उसका रंग, इसका रंग। या तो हम बीजेपी की हाँ में हाँ मिलाएं। बीजेपी जिस पे हमला कर रही है, जो कोलकाता में घटना हुई है, सेम बिल्कुल डिक्टो घटना उत्तर प्रदेश में हुई है, फर्रुखाबाद में। 2 बेटियां पेड़ पर टकी हुई, उनकी डेड बॉडी मिली। उनके परिवार वाले रो रो के मीडिया के सामने कह रहे हैं पुलिस ने हमें डेड बॉडी देखने नहीं दी, पुलिस बहुत उन्हें बंद करके और ले गई। और पोस्टमार्टम, पुलिस कह रही है आत्महत्या की है उन्होंने। परिवार वाले कह रहे हैं उनकी डेड बॉडी पर चोट के निशान दिखाई दिए हमें बाद में, जब पोस्टमार्टम के बाद डेड बॉडी देखने को मिली। और यही घटना वहां पर हुई है कोलकाता में। वो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय हो जाता है। जहां जहां बीजेपी शासित राज्य, बीजेपी की सरकार में कुछ भी होता रहे। बीएचयू के रेपिस्ट जो पकड़े गए थे, जो भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल के लोग हैं और जिनके प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और कई मंत्रियों के साथ फोटो हैं, उन्हें बेल मिल गई है। और मीडिया की रिपोर्ट है, मैं नहीं कह रहा, मीडिया में कई चैनलों में रिपोर्ट है कि पुलिस ने उनकी राजकुमार ठीक से भाटी पैरवी नहीं जी, की। मैं पुलिस ने बिल्कुल उनके नहीं खिलाफ सबूत चाहती नहीं कि रखे कोर्ट में, आप इसलिए अपनी उन्हें बेल हाँ मिल गई। बीजेपी के साथ मिलाएं, बिल्कुल भी नहीं चाहती। लेकिन महिलाओं के मुद्दे पर संवेदनशील रहें, कम से कम इतनी मेरी अपेक्षा है। कह दीजिए अगर ये अपेक्षा गलत है तो आगे से ये अपेक्षा नहीं रखूंगी। लेकिन फर्रुखाबाद में पुलिस का स्टेटमेंट आया है कि सेक्सुअल असॉल्ट साबित नहीं हुआ है। तो आप बताइए मैं क्या कहूं। अगर सेक्सुअल असॉल्ट एस्टैब्लिश नहीं हुआ है तो मैं तो वहां जाके तहकीकात नहीं कर रही। आप वहां पर हैं, अगर आपने तहकीकात की हो तो आप तथ्य सामने रख दें, कोर्ट में चले जाएं, हम वो भी रिपोर्ट कर देंगे। लेकिन सवाल इस बात का है कि इस मुद्दे पर आप अयोध्या की बात नहीं करेंगे, आप कन्नौज की बात नहीं करेंगे, आप बंगाल में कहेंगे कि गंभीरता से सब कुछ हो रहा है, लेकिन आप फर्रुखाबाद में एक सवालिया निशान रखेंगे। खैर, आपकी राजनीति आप जरूर करें, आपकी राजनीति है, लेकिन महिलाओं के मुद्दे पर अगर राजनीति ना हो तो ये मेरी अगर अपेक्षा है तो क्या गलत है? और मैं तहसीन पूनावाला जी आपसे पूछूंगी, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था बंगाल के मामले में कि वहां कोलकाता की पुलिस विफल रही है, आरजी कार का जितना भी सिक्योरिटी है वो सीआईएसएफ करे। आज होम मिनिस्ट्री सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर गई है कि सीआईएसएफ को वहां रहने की जगह नहीं मिल रही। कोलकाता में जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो सरकार है, 1 घंटा दूर
ये सीआईएसएफ के जवान रह रहे हैं, उनको रहने की जगह भी नहीं दे रही, उनकी ड्यूटी कड़ी से कड़ी कराई जा रही है, मुश्किलें पैदा किए जा रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूं, इस बात को भी आप कहेंगे कि ममता बनर्जी बहुत गंभीरता से ले रही हैं? हर बात पर उनके जितने नेता हैं, कोई कह रहा है कि कसाई हो गए हैं, कोई कह रहा है कि भाई आप अगर ऐसा कहेंगे, हालांकि उस बंदे को उन्होंने निलंबित कर दिया है 1 साल के लिए, पर उसने कहा है अगर आपने ममता बनर्जी के खिलाफ कुछ कहा तो हम आपके घर के अंदर घुस के ऐसी तस्वीरें लेंगे कि आप याद करेंगे, और आप जानते हैं कैसी तस्वीरों का उन्होंने वार्निंग दिया था। इस तरह के मामले चल रहे हैं। उदयन गुहा मंत्री हैं, आरूप चक्रवर्ती मंत्री हैं, कह रहे हैं बॉयफ्रेंड्स के साथ घूमने के लिए लोग प्रोटेस्ट पर निकले हुए हैं, और ऊपर से ममता बनर्जी कह रही हैं मोदी इस्तीफा दो। क्या हो रहा है? नाविका जी, ममता बनर्जी ने एक बिल पास किया, आप उस बिल से इत्तेफाक रखो या ना रखो, आप उसको क्रिटिसाइज करो, ये आपका अधिकार है, लेकिन उस बिल को समर्थन असेंबली के अंदर भाजपा ने दी। कोई प्रावधान उस बिल के अंदर अगर ऐसा था जो एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है, भाजपा उस पर ऑब्जेक्शन लेती? भाजपा ने तो नहीं लिया, उस बिल को पास किया भाजपा ने, समर्थन किया उस बिल का। क्यों? यहाँ के टीवी स्टूडियो में बोले गए, असेंबली में पास करेगी। दूसरी बात, ममता बनर्जी ने कुछ एक्शन लिया, आप उससे इत्तेफाक रखो ना रखो, जिसने कुछ गलत स्टेटमेंट दिया उनको सस्पेंड किया, आप ही ने बताया। मणिपुर के मुख्यमंत्री कहते कि सिर्फ 2 महिला नंग परेड नहीं हुई, कई हजारों महिला नंग परेड हुई, उनको तो कोई सस्पेंड नहीं किया गया। ब्रिजभूषण शरण सिंह जी के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने कहा है कि इसने महिला को उन जगहों पर छुआ है प्रोटीन पाउडर मांगने के लिए। आज उसका बेटा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने सम्मानित, और ब्रिजभूषण शरण सिंह का परिवार रेसलिंग फेडरेशन चला रहा है, उस पर तो कोई एक्शन नहीं हुआ, वो जेल में नहीं गया। और फर्रुखाबाद में उत्तर प्रदेश की पुलिस को हम मानते हैं क्योंकि वो सच कह रही है, वो तो वर्च्यूअस है ना उत्तर प्रदेश की पुलिस। कोलकाता की पुलिस को नहीं मानना चाहिए, मैं मानता हूं नहीं मानना चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस बिल्कुल सही है। ये वही एडीजी है जो आज डीजीपी उत्तर प्रदेश है, जिसने कहा लड़की का डाइंग डिक्लेरेशन गैंग रेप का गलत था। आज वो डीजीपी प्रमोट हो गया। आप लड़े थे हाथरस के अंदर, वहां पे मीडिया को बैन किया था, आपके रिपोर्टर को धक्का मार के बाहर निकाला था। वो उत्तर प्रदेश की पुलिस सही है क्योंकि उनको मानना चाहिए, कोलकाता की पुलिस को नहीं मानना चाहिए। और शाहजहां शेख की बात करते हैं माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, मैं इससे समाप्त करता हूं। रेट्रोस्पेक्टिव होते हैं लॉस, और होते हैं रेट्रोस्पेक्टिव तो शाहजहां शेख को तो सीबीआई और ईडी इन्वेस्टिगेट करे, लटका दे उसको फांसी के फंदे पर, जो नहीं लटका रहे। यहां आकर पॉलिटिक्स कौन कर रहा है? सारे देश में क्यों कानून, क्यों एक स्पेशल सेशन नहीं बुलाया जा रहा है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर? कन्नौज से लेकर केरला तक क्यों नहीं बुलाया जा रहा है? विधानसभा में ममता बनर्जी शाहजहां शेख को बचाती हैं, लेकिन आप कह रहे हैं सीबीआई लटका दे उन्हें, और आप कह रहे हैं मैं उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ। अरे आप कोर्ट ले जाइए ना मामला, मैं कोर्ट की बात सुनूंगी। कोलकाता पुलिस का वर्डिक्ट मैं नहीं दे रही, सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस है, हाई कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस है, मैंने नहीं कहा। ये सारी बातें पर्दीवाला, जस्टिस पर्दीवाला ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है, अगर आप इजाजत सुप्रीम देते हो, कोर्ट ने कहा है। लेकिन बंगाल की बात हो, और मैं जानती हूं मणिपुर की बात होनी चाहिए, ब्रिजभूषण सिंह की बात होनी चाहिए, और आप मेरे साथ कई ऐसी डिबेट्स में रहे हैं जहां हमने इन मुद्दों की भी बात और डिबेट की है। लेकिन बंगाल की बात हो तो हर बार मामला मणिपुर तक ले जाना और बंगाल पे सवालों का जवाब ना देना, क्या यह सही है शहजाद पूनावाला? देखिए, एक एक करके बात रखते हैं। सबसे पहले तो जो एलओपी है शुवेंदु अधिकारी, उन्होंने अमेंडमेंट मूव करने की कोशिश की, उनको करने नहीं दिया गया। वो तो अमेंडमेंट लाना चाहते थे, वो तो चाहते थे कि एविडेंस डिस्ट्रक्शन के लिए भी सजा हो, पर वो करेंगे तो फिर संदीप घोष के ऊपर क्या क्या कार्रवाई करनी पड़ेगी जिसको आप प्रमोट कर रहे थे। दूसरी बात, ना आप यूपी पुलिस की बात मानो ना कोलकाता पुलिस की। जैसे मैडम ने बताया हाईकोर्ट की बात मानो, हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस फेल्ड एब्सोल्युटली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 30 साल में ऐसा केस नहीं देखा। अब फर्रुखाबाद में भी ये मामला कोर्ट में लेकर चले जाइए, आप तो सीरियल पीआईएल फाइल करते हैं। और फर्रुखाबाद में मैं आपको बता दूं कि वहां पर जिस प्रकार से सारे चीजों को रखा गया है, और कैसे राजकुमार भाटी झूठ बोलते हैं पहले लाश नहीं देखी, फिर बोलते पोस्टमार्टम के बाद लाश देखी, उसमें निशान दिखाई दिए। मतलब लाश देखी या नहीं देखी एक कोई स्टैंड नहीं है। परंतु मैं पूछना चाहता हूं, छोड़ दीजिए इसको, कन्विक्ट होने के बाद गायत्री प्रजापति के अखिलेश यादव ने बोला कि गायत्री प्रजापति के साथ अन्याय हुआ है, ये बॉयज विल बी बॉयज वाली पार्टी। डीएनए टेस्ट मांगा था इन्होंने, डीएनए टेस्ट हुआ, नवाब यादव का डीएनए निकला, नवाब यादव पर स्टैंड लेने को तैयार। मोहित खान का डीएनए टेस्ट 6 अगस्त को हुआ था, वो अब तक नहीं आया, 16 अगस्त वाला आ गया है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं आप एक काम कीजिए ना, डीएनए टेस्ट जब तक नहीं आता तब तक तो ये मांग करते हैं ना कि कार्रवाई होनी चाहिए। अभी जैसे इन्होंने कहा कि ब्रिजभूषण पर कार्रवाई चल रही है तो उनके बेटे को टिकट दे दिया, इन्होंने कहा ना लालू प्रसाद तो कन्विक्टेड है, उनके बेटे को कैसे राजनीति में लाया है? और गायत्री प्रजापति कन्विक्टेड, उनकी बीवी को टिकट किसने दिया?
ये अखिलेश यादव की पार्टी ने दिया, कन्विक्टेड गायत्री प्रजापति की बीवी को। और आखिरी बात 10 सेकंड और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, तहसीन पूनावाला, बाकी पुलिस की बात छोड़ दो, सिमी जॉन तो आपकी नेत्री है ना, प्रियंका चतुर्वेदी की नहीं सुनेंगे, राधिका केड़ा की नहीं सुनेंगे, सिमी जॉन की नहीं सुनेंगे, अंकिता दत्ता की नहीं सुनेंगे, लड़की हूं लड़ सकती हूं कहने वाली प्रियंका वाड्रा महिलाओं की नहीं सुनेंगी, लड़कों की सुनेंगी जो बलात्कार कर रहे, जो अत्याचार कर रहे। जो सवाल उठाएगा उसको पार्टी से पहले निकाला जाएगा, इन्वेस्टिगेशन बात ही नहीं करेगा कोई करने की। ये अगर रवैया रहेगा तो इस देश में महिलाएं सुरक्षित कैसे रहेंगी? और यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है। छाया सोनी का शाहडोल मध्य प्रदेश से सवाल है। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने महिला डॉक्टर्स पर अभद्र टिप्पणी की, तो क्या इसके लिए भी मोदी जी जिम्मेदार हैं? क्या इन नेताओं पर बंगाल सरकार के नए कानून के अंतर्गत कोई कार्रवाई होगी? बादल देवनाथ जी जवाब दीजिए। उससे पहले मैं बोलूंगा मैडम, और शाहजाद पुनावाला सबको सभी के मैंने ममता बनर्जी हर बात के लिए, हर बंगाल के लोगों के लिए, बंगाली संस्कृति के लिए ममता गंभीरता से सब कुछ देती है, ले रही है। और इसके लिए शाहजाद भाई जितना कुछ बोले, लेकिन बंगाल में भाजपा के लोग बार बार हारते हैं, ये तो सब लोग जानते हैं। और दूसरा बात है, जिस मैडम के बात बोल रहा है, बहुत सही कहा आपने, बंगाल में बीजेपी हारती है, बीजेपी हारती भी रहेगी। मुझे नहीं ये कहना कि बीजेपी वहां जीते, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा आप करेंगे कि नहीं करेंगे? वो आपका कर्तव्य है कि नहीं है? आज मैडम, इसीलिए तो आज बंगाल विधानसभा में इतिहास रचाया गया है। ये आप भी जानते, मैं जानता, पूरा देश आज जान गया है। लेकिन जो व्यक्ति, जो मैडम ने आप सवाल पूछा है, जिस मैडम का बात कर रहे हैं, लाभली मोहित्र विधायक, उन्होंने उस सभा में मैं भी था, लेकिन लाभली मोहित्र विधायक ऐसा कुछ नहीं बोला। हर दिन ममता बनर्जी को अपमान, हर दिन ममता दीदी को बारे में बदनाम करना, हर दिन ममता दीदी को क्रिटिसाइज करना। भाजपा लोग जो कुछ बोले सब सही है, लेकिन हम कुछ बोलेंगे तो वो गलत हो गया, हुंकार हो गया, धमकाना हो गया, ये हो गया, वो हो गया। और हर दिन यहाँ पर ममता दीदी का इस्तीफा मांगेंगे, और हम कुछ बोलेंगे मोदी जी इस्तीफा देंगे। जहाँ पर डबल गवर्नमेंट है, वहाँ पर दलितों को अत्याचार होता है, महिला को अत्याचार होता है। दर्द है इस्तीफे का, लेकिन महिला सुरक्षा पर कोई दर्द किसी को नहीं है। मीना का गाजियाबाद से सवाल है, पीएम से इस्तीफा मांगने वाली ममता बनर्जी पहले खुद क्यों नहीं इस्तीफा दे देती? अर्चना श्रीवास्तव का आंध्र प्रदेश से सवाल है, मैं पूछना चाहती हूं कि क्या अपराजिता कानून बनाने से बंगाल की निर्भया और सैकड़ों संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं को न्याय मिल गया क्या? राजकुमार भाटी जी, आज दर्शकों के तो सवालों का जवाब दे दीजिए, सब महिलाएं पूछ रही हैं ये सवाल। नहीं, हम तो आपके सवाल का भी जवाब दे रहे हैं, दर्शकों के सवाल का भी जवाब दे रहे हैं, और सबकी राय सिर माथे पर, जनता जनार्दन होती है। आपने कहा कि क्या न्याय मिल गया, लेकिन कानून तो अब आया है नहीं, न्याय देने की नीयत तो है। कानून में प्रावधान तो ऐसे किए गए हैं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी नैरेटिव गढ़ रही है, असल में भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक गांठ है कि वो ममता बनर्जी का राजनीतिक रूप से मुकाबला नहीं कर पा रही है। भारतीय जनता पार्टी उनके सामने कमजोर पड़ रही है। पश्चिम बंगाल में, वो पश्चिम बंगाल की लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, बहादुर महिला हैं, ईमानदार नेता हैं, जनप्रिय हैं, तो उन्हें इस तरह से घेरने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी गढ़ रही थी, उस नैरेटिव की हवा निकाल दिया इस एक्ट ने, जो ये बिल लेके आई है ममता जी। और भारतीय जनता पार्टी ने, पश्चिम बंगाल की भारतीय जनता पार्टी ने इसका स्वागत किया है, उन्होंने समर्थन किया है इसका। बाहर भी अभी जो तहसील भाई कह रहे थे, ममता बनर्जी को राजनीतिक तौर पर हरा नहीं पा रहे, इसलिए ये नैरेटिव गढ़ रहे हैं। देखिए, महिला सुरक्षा में भी इनकी प्राथमिकता क्या है? कौन जीतेगा, कौन हारेगा। इनकी प्राथमिकता न्याय नहीं है, इनकी प्राथमिकता, सर आप बीच में मत बोलिए प्लीज, इनकी प्राथमिकता बेटी को न्याय मिले ये नहीं है। मैं कह रहा हूं कि फांसी की सजा तो दूर की बात है, कन्विक्शन रेट क्या है क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन बंगाल में? 2.5%, और उत्तर प्रदेश में 71% है। प्लीज सर, डोंट इंटरप्ट। मैडम मैं इनको बोल लेने दीजिए, फिर मैं बोलूंगा। बादल देवनाथ, आपका फेडर डाउन। शहजाद जी जवाब दीजिए। मुझे बताइए कि फांसी की सजा तो तब देंगे जब पहले कन्विक्ट कराने के लिए कोई व्यवस्था करेंगे। 2.5% कन्विक्शन रेट, उत्तर प्रदेश में 71%, जिस उत्तर प्रदेश को आप अपमानित करते हैं, जिसको जलाना चाहती है। फास्ट ट्रैक कोर्ट 123 बनने थे, ममता बनर्जी ने कितने बनाए? मात्र 6। 48,600 पॉक्सो के केसेस पेंडिंग है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में पिछले 2 दिन में हावड़ा के सीटी स्कैन में, मध्यम ग्राम में टीएमसी पंचायत मेंबर के द्वारा नर्स का बीरभूम में, और भजन घाट का के अंदर माइनर का शोषण हुआ, सेक्सुअल अब्यूज हुआ।
ये 4 घटनाएं मात्र 2 दिन में हो रही है, लगातार वहां पे घटनाएं हो रही है। इसको रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? और आपकी प्राथमिकता तो यह थी कि संदीप घोष को किस प्रकार से हम लोग प्रमोट करें। उसके ऊपर तो अनियमितताओं के केसेस तो 1-2 साल से थे ना, तो क्यों नहीं आपने कार्रवाई की? आपके खुद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आपके खुद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शांतनु सेन ने कहा कि इसके ऊपर मैंने कंप्लेंट दी, तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? बादल देवनाथ जी, सवाल ये भी है, और सवाल जो पब्लिक पूछ रही है, भंवर ओझा का कानपुर से सवाल है, आरजी कार मेडिकल कांड में असली जिम्मेदारी तो ममता बनर्जी की है, क्योंकि वे मुख्यमंत्री हैं, राज्य के गृह मंत्री हैं, और बड़ी बात यह है कि वो राज्य की स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, लेकिन फिर भी इस्तीफा मोदी दें, क्यों भाई? राजेंद्र कुमार वर्मा का व्हाट्सएप पर सवाल है, मैं शहजाद पूनावाला से पूछना चाहता हूं कि इतना कुछ होने के बाद भी बीजेपी क्यों राष्ट्रपति शासन नहीं लगा रही? पहले सवाल का जवाब तहसीन आप दें, और दूसरा सवाल मैं शहजाद से पूछूं। नहीं, ऑफ कोर्स राजकुमार भाटी जी और मैं, हम सब कह रहे कि जो मुख्यमंत्री होगा उसी की जिम्मेदारी। लेकिन मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, सर झुकाकर मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं, कोलकाता पे बातचीत होनी चाहिए, कोर्ट को उसमें संज्ञान लेना चाहिए और एक्शन होना चाहिए, नो इफ नो बट, और मुख्यमंत्री ने उसको रिस्पॉन्ड किया। लेकिन ये जितने भी संज्ञान लेते मीडिया और अन्य संस्थाएं, ये सिर्फ नॉन बीजेपी रूल स्टेट्स में क्यों लेते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। आप कोर्ट पर आरोप लगा रहे हैं, आप कोर्ट पर आरोप लगा रहे हैं, आप कोर्ट पर आरोप लगा रहे हैं। नहीं बोलना चाहते मैं चुप बैठा हूं। मैं पूछ रही हूं आप कोर्ट पर। मैं अपनी बात नहीं, मीडिया ने बदलापुर नहीं दिखाया, मीडिया ने फारुखाबाद नहीं दिखाया, मीडिया ने क्या कन्नौज नहीं दिखाया, मीडिया ने अयोध्या नहीं दिखाया। नहीं तो किस पर उठाने दीजिए, बोलने दीजिए। फारुखाबाद में आप स्टैंड देखिए, मैं मीडिया का, क्योंकि आपने बोला, आप स्टैंड देखिए। कोलकाता में पुलिस ने कहा उस लड़की ने आत्महत्या की, गलत कहा, मीडिया ने एक्सपोज किया, कोलकाता पुलिस को एक्सपोज किया। फारुखाबाद में पुलिस ने कहा लड़कियों ने आत्महत्या की, सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ, मीडिया ने पुलिस की बात मान ली। ये क्यों ऐसे होता है? क्या क्योंकि वो दलित लड़कियां थी? मैं पूछ रहा हूं आपसे, क्या ये उन लड़कियों से नाइंसाफी हो सकता है कि वो सेक्सुअल असॉल्ट ना हो, लेकिन हो सकता हो भी, माफ कीजिए, वहां पर क्यों तहकीकात नहीं होती? वहां पर कहा जाता है राजकुमार भाटी जी आप कोर्ट जाइए, तहसीन आप कोर्ट जाइए, क्यों हम कोर्ट? मीडिया के हाथ, मीडिया के हाथ अगर ऐसे कुछ प्रमाण लगेंगे तो मीडिया क्यों नहीं उजागर करेगी? हाथरस उजागर किया तो फारुखाबाद क्यों नहीं करेगी? आप हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं, लेकिन मीडिया सारा काम करे। राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगा रहे? राष्ट्रपति शासन, ये सवाल है। मैं उस पर भी आ रहा हूं, 10 सेकंड केवल इनके सवाल का जवाब। फारुखाबाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट अरेस्ट होने के बाद भी आप कह रहे हैं कि माता पिता की बातों का आपको विश्वास करना है, ठीक है, आपकी बात अच्छी है। मुझे बताइए कि अपने खुद की कार्यकर्ता की बातों पर विश्वास क्यों नहीं किया आपने? सिमी जॉन की बातों पर आपने अपने ही कार्यकर्ताओं की बातों पर तब विश्वास नहीं किया, जब माता पिता उसके, जब वो महिला बोल रही थी तब नहीं विश्वास किया, अब आपको यहाँ पे विश्वास करना है। एनीवेज, राष्ट्रपति शासन नहीं, ये राष्ट्रवादी शासन होना चाहिए, और उसका आपको प्रमाण यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से केवल भाजपा के लोग नहीं बल्कि आम जनमानस सड़कों पर है, हर रोज प्रोटेस्ट कर रहा है, चाहे वो डॉक्टर्स हो जिनका अपमान ये लोग करते हैं। तो मुझे लगता है राष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रवादी शासन की बारी बहुत जल्द आने वाली। माफ कीजिएगा, राष्ट्रवादी शासन कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन नहीं है। आप राष्ट्रपति शासन लगाने से डर रहे हैं, क्यों मैं जानती नहीं, लेकिन सवाल मैं आज भी यही उठाऊंगी कि क्या महिला और महिला की सुरक्षा राजनीतिक दलों के लिए सिर्फ एक मुद्दा है राजनीति का? बीजेपी रूल स्टेट में क्या हो रहा है, नॉन बीजेपी रूल स्टेट में क्या हो रहा है? गंभीरता नजर आती है तो नॉन बीजेपी रूल स्टेट में नजर आती है, अगर गंभीरता नहीं नजर आती तो वो बीजेपी रूल स्टेट में नहीं आती। और इस बीच में महिलाओं की सुरक्षा का क्या? महिलाएं अगर कांग्रेस में आवाज उठाती हैं तो वो चाहे सिमी रोजबेल जॉन हो, चाहे प्रियंका चतुर्वेदी हो, चाहे राधिका खेड़ा हो, उनकी बात कौन सुन रहा है? लड़की हूं, लड़ सकती हूं सिर्फ एक नारा बन के रह गया है। और समाजवादी पार्टी, जिनको गंभीरता नजर आ रही है ममता बनर्जी में, क्या उन्हें गायत्री प्रजापति में गंभीरता नहीं नजर आई थी? सवाल यही है, क्या महिला सुरक्षा बस नारा भर है? कोई भी पार्टी इस पर राजनीति के आगे सोचती नहीं? ये सवाल आज इस देश की 50% महिलाएं जो इस देश की आबादी की हैं, वो सवाल पूछ रही हैं हर राजनीतिक दल से। आज इस डिबेट पे पर बस इतना ही, और अब आज की फायर राउंड डिबेट की तरफ चलते हैं।
खुश है जमाना आज पहली तारीख है। खुश इसलिए कि पहली तारीख को तनख्वाह आती है, लेकिन खटाखट गारंटी वाले राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस की हिमाचल प्रदेश सरकार इस महीने की सैलरी और पेंशन अभी तक दे नहीं पाई है। हिमाचल में ऐसा पहली बार हुआ है कि सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन अटक गई है। पैसा नहीं है। खटाखट खटाखट करते करते कपुट सरकार हो गई। 2022 में सरकार में आने के बाद सुक्खू सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम लॉन्च की थी। आर्थिक विशेषज्ञों की चिंता के बीच खूब तालियां बटोरी थी कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन आज 2 लाख कर्मचारियों को मासिक वेतन भी नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा 1.5 लाख पेंशनर्स को आज पेंशन भी नहीं मिल पा। आप याद कीजिए, सिर्फ 3 महीने पहले देश में राहुल गांधी और राहुल की देखा देखी प्रियंका, अखिलेश, तेजस्वी सब खटाखट खटाखट कर रहे थे। हर महीने महिलाओं को खटाखट 8,500 रुपया ट्रांसफर करने का वादा हुआ था। फॉर्म भरकर गारंटी भी दी गई थी। सवाल पब्लिक का फायर राउंड का मुद्दा है। खटाखट से खटिया खड़ी, सैलरी भी नहीं मिल पा रही। क्या राहुल प्रियंका की गारंटी वाला मॉडल इतना खोखला है? लेकिन बहस शुरू करूं उससे पहले देखिए 26 मई को हिमाचल के नाहन में चुनाव की रैली में राहुल गांधी का क्या बयान था। 5 जुलाई को करोड़ों महिलाओं के बैंक अकाउंट में 8,500 रुपए आपको मिलेगा। जुलाई में 5 जुलाई, 5 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ठकाठक 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 अंदर। और मैं आपको अभी बता रहा हूं, जब ये होगा, ये सारे के सारे प्रेस वाले कहेंगे कि देखो इंडिया की सरकार गरीबों को डायरेक्ट बैंक अकाउंट में पैसा डालकर उनकी आदत बिगाड़ दी है। और मैं कहूंगा कि अगर आप लोगों ने ज्यादा बोला, हम उसको दुगना कर देंगे। तो आज इस डिबेट पर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, तहसीन पूनावाला वर्सेस शहजाद पूनावाला, भाई वर्सेस भाई। सवाल नंबर 1, फायर राउंड का पहला सवाल तहसीन पूनावाला जी आपसे। राहुल की गारंटी वाले खटाखट मॉडल में सैलरी देने के पैसे नहीं, कैसा वादा है ये? 10,000 करोड़ केंद्र सरकार के आने बाकी है। इसके अलावा 3,000 करोड़ जो न्यू पेंशन स्कीम के वो आने बाकी है। और 13,000 करोड़ यहाँ पे बीजेपी के प्रवक्ता है इमीडिएटली ट्रांसफर कर दे। और ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की वजह से कोई फाइनेंशियल मेस नहीं आया। मैं ये बात गारंटीज के साथ आपको खटाखट कह रहा हूं, फटाफट आपकी शो के। शहजाद पूनावाला, कोई मैस नहीं है, आप पैसा नहीं दे रहे, लेकिन पहली बार हिमाचल में कर्मचारियों को, सरकारी कर्मचारियों को आज सैलरी नहीं मिली है। कौन है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल? देखिए, जहां पर भी कांग्रेस सत्ता में आई वहां पर बर्बादी और कंगाली लाए, क्योंकि वहां पर वो लूट मचाए और लूट के बाद ये गारंटी स्कीम को लाए। मुझे बताइए कि केवल हिमाचल की थोड़ी बात है, कर्नाटका में भी तो 50-60 हज़ार करोड़ की गारंटी स्कीम की बात की, वहां पर वादा पूरा नहीं कर पा रहे। हिमाचल में भी, कर्नाटक में भी वादा तोड़कर अब वहां पर भाव और दाम बढ़ा रहे हैं आम जनमानस के लिए, और सैलरी भी टाइम पर नहीं दे पा रहे। मैं बोल रहा हूं कि सैलरी कितनी है? सैलरी थोड़ी 10,000 करोड़ की है, सैलरी थोड़ी 3,000 करोड़ की है। आप इतना अगर हिमाचल को इतने टाइम में आपने ट्रांसफॉर्म कर दिया है तो सैलरी देने में क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यह है कि इन्होंने जिस प्रकार से लूटा है प्रदेश को और जिस प्रकार से वादे किए हैं, अब वो वादे पूरे करने में इनके पास पैसे ना उसके लिए बचे, ना उनके पास इन चीजों को देने के लिए बचे। फायर राउंड नंबर 2, सवाल तहसीन पूनावाला जी आपसे। हिमाचल में सैलरी रुकने के बाद फ्री पॉलिटिक्स पर ब्रेक लगेगा। आपने तेलंगाना, कर्नाटका, हिमाचल सब जगह यही मॉडल इस्तेमाल किया है। क्या अब हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड में भी यही मॉडल चलेगा? हिमाचल भारत का सबसे अमीर स्टेट होगा। ये फिस्कल प्रूडेंस चल रहा है। 1 नंबर 2, पैसे वालों से सब्सिडी लेकर गरीबों को वेलफेयर स्कीम दिया जा रहा है। कोई किसी को फ्री नहीं दिया रहा है, उनको उनका हक दिया जा रहा है। मैं दोबारा से कह रहा हूं, 2022 से 10,000 करोड़ और 3,000 करोड़ पेंडिंग है केंद्र सरकार से। वो कब दे रहे हिमाचल को, पहली बात। और दूसरी बात कि बाकी जीएसटी का भुगतान कब हो रहा है, उसकी डेट बता दे हिमाचल को। 95,000 करोड़ का आपके ऊपर
डेट बर्डन है, मतलब आपने ऋण लिए हुए हैं, आपके पास पैसे नहीं है देने के लिए। 95,000 सॉरी, करोड़ 86,000 करोड़, आपके आंकड़े गलत है। बाई- 86,000 करोड़ उन्होंने छोड़े, मैं आपको उन्होंने बता छोड़े दूं, 79,000। 31 मार्च 2025 जो यही फाइनेंशियल ईयर का अंत है, ये नंबर 95,000 करोड़ होगा। अभी 26 आप अभी 86,000 करोड़ कह रहे हैं, ये 95,000 करोड़ मार्च 31 2025 में हो जाएगा इस फाइनेंशियल ईयर में। और आप कह रहे हैं हिमाचल सबसे रिच उन्होंने 76,000 करोड़ का डेट छोड़ा है। रिच राज्य है। 76,000 का छोड़ा है। शहजाद पूनावाला, देखिए, झूठ बोलने के अंदर अगर किसी की पीएचडी होती है वो तहसीन पूनावाला की होती है। तहसीन पूनावाला से बताइए कि ना केवल जीएसटी कोई बकाया नहीं है, ना केवल कोई स्टेट को तो ज्यादा कंट्रीब्यूशन मिल रहा है मोदी सरकार के तहत, परंतु ये पूछा जाना चाहिए कि ये कहते हैं कि हमारा इतना डेट है, हम लोग तो गरीबों के लिए काम करें, 6 रुपया डीजल का बढ़ा दिया। और दूसरी बात ये बता दिया जाए कि जो जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में लगातार इन्होंने जो पॉलिसीज अपनाई है, अभी सुक्खू जी कहते हैं पता है क्यों डेट बढ़ा है, क्योंकि वहां पर स्कूल और हॉस्पिटल बनाने का काम भाजपा की सरकार कर रही थी, इसलिए डेट बढ़ गया। मतलब कि इनके हिसाब से स्कूल और हॉस्पिटल बनाना ये गलत काम है जनता के लिए। ये सुक्खू जी का अभी का बयान है। सवाल तीसरा मैं पूछूंगी, फायर राउंड में तीसरा सवाल, मोदी को मात देने के लिए राहुल केजरीवाल रेवड़ी कल्चर के भरोसे आगे के भी चुनाव लड़ेंगे और तहसीन पूनावाला देश की जनता कहां जाएगी, राज्यों की जनता कहां जाएगी अगर हर राज्य में यही फ्री बांटो वोट बटोरो वाली राजनीति चलेगी? महाराष्ट्र में क्या कर रही है? लाडली बहन योजना। अन्य राज्यों में स्कूटी दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के अंदर इन्होंने वो स्कूटी गरीबों को स्कूटी वेलफेयर स्कीम है। ये भाजपा करे तो चमत्कार, को और करे तो गुनहगार। ऐसा नहीं चलेगा। भाजपा ने 76,000 करोड़ का डेट छोड़ा था हिमाचल पर, और सेंटर की सरकार जो हिमाचल के साथ व्यवहार कर रही है वो गलत कर रही है। जवाब दीजिए। लाडली बहन, लाडला भाई, ये तमाम स्कीम जो आप भी चला रहे हैं कई राज्यों में, तो ये भी तो वही है, फ्रीबी कल्चर। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को यह बताना चाहिए कि क्या वो मोदी के भरोसे बैठे थे अपनी स्कीम को लागू करने के, मतलब केंद्र सरकार पैसा देगा तब उनकी स्कीम लागू होगी। और अगर उनको ऐसा लग रहा था कि कोई पैसा नहीं दिया गया है तो अभी तक वो चुप बैठे थे, सैलरी देने तक वो चुप बैठे थे। देखिए, ये झूठ बोल रहे हैं। और 76,000 का करोड़ का डेब्ट जो बात कर रहे हैं, सबसे पहले इनको बताइए कि कांग्रेस पार्टी जब तक थी सरकार में तब तक उन्होंने कितना डेट किया था। उल्टा बीजेपी के जमाने में जीडीपी बढ़ी थी, पर कैपिटा इनकम हिमाचल की बढ़ी थी, और इन्होंने पिछले कुछ महीनों में जिस प्रकार से जीडीपी को नीचे ले जाने का काम, जिस प्रकार से डेट को बढ़ाने का काम किया है, कि आज 95,000 करोड़ के आसपास डेट हो चुका है। मैं सवाल आपसे तहसीन पूनावाला ये भी पूछूंगी, जो 9 पहाड़ी राज्य हैं उसमें सबसे ज्यादा कर्जा हिमाचल की सरकार के ऊपर है। मैं पूछना चाहती हूं, क्या स्कीम है आपके पास कि ये सरकार कम से कम कर्मचारियों को, और जो ओल्ड पेंशन स्कीम आपने प्रॉमिस की है, वो लोगों को पैसे दे तो सके? लेकिन नाविका जी, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। ओल्ड पेंशन स्कीम तो 2003 के पहले तो उनको मिलनी ही थी। जो 2003 के बाद जो एम्प्लॉयज, जो न्यू पेंशन स्कीम में थे, ओल्ड पेंशन स्कीम जिन्होंने चुना है, उनका तो मैच्योरिटी 10 साल बाद हो रहा है। वो तो 10 साल बाद 1,000 करोड़ रुपए देना है। 10 साल तक आप वो तो 10 साल बाद 1,000 करोड़ देना है ना। लेकिन सुन लीजिए और जो अगली सरकार आएगी 10 साल, नाविका जी सुन लीजिए, लेकिन उसके चलते जो 2,000 करोड़ रुपए केंद्र की सरकार के पास पेंशन के पड़े हुए, वो तो दे दीजिए स्टेट को, क्योंकि स्टेट ने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किया। वो तो आप नहीं दोगे। ऐसा है, देखिए देखिए, तहसीन पूनावाला कोई पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करते तो ये आके झूठ बोलते हैं। इनको बोले ओपीएस इतनी बढ़िया स्कीम है तो नेशनल मैनिफेस्टो में क्यों नहीं डाला? कर्नाटका में ओपीएस का है, तेलंगाना में ओपीएस का है। तहसीन पूनावाला ने इस पूरी डिबेट में एक के बाद एक झूठ बोला है। आप जाकर चेक कीजिए, हमने कोई 76,000 करोड़ का डेट नहीं छोड़ा था। आप जाकर चेक कीजिए कि कोई पैसा सेंटर का बकाया नहीं है। इनफैक्ट सेंटर ने ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया है, पर तहसीन पूनावाला क्योंकि कोई पार्टी से नहीं आते, वो एक विशेषज्ञ के रूप में आते, वो झूठ बोलकर निकल जाते हैं। ये मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं भाजपा का ऑफिशियल प्रवक्ता हूं। एक लाइन। फायर राउंड नंबर 4, सवाल यह है कि मोदी विकसित भारत की बात कर रहे हैं 2047 तक। क्या यह खटाखट मॉडल देश को पीछे ले जा रहा है? आज बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी से इसका जवाब। वेलफेयर करना ये स्टेट और राज्यों का कर्तव्य है,
और अगर कोई देश को पीछे ले जा रहा है वो भाजपा की सरकार है। क्यों ऐसे होता है कि जितने भी विपक्ष के राज्य है उनको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है अपने अधिकार लेने के लिए, चाहे वो केरला हो, चाहे अन्य साउथ के राज्य हो, चाहे वो हिमाचल हो, आज वो तरस रहे। और क्यों जो भाजपा स्टेट राज्य उनको पैसे मिलते हैं, ये शहनाज सवाल पूनावाला, है। ये कौन सा वेलफेयर है जहां पहली तारीख को सरकारी कर्मचारियों को पैसे ही नहीं मिलते, उनको सैलरी ही नहीं मिलती और पेंशनर्स को अपनी पेंशन नहीं मिलती? ये कैसा वेलफेयर राज्य है हिमाचल? ये नए वेलफेयर की परिभाषा है जहां पर पेट्रोल, डीजल, दूध, पानी, बस के फेयर के दाम तो बढ़ा दिए जाते हैं और लिकर जो है, प्रीमियम लिकर के दाम घटा दिए जाते हैं। ये कांग्रेस का वेलफेयरिज्म धीरे धीरे चढ़ता है, जैसे इंटरनेशनल लिकर, क्योंकि कर्नाटका में भी इन्होंने इंटरनेशनल प्रीमियम लिकर के दाम कम कर दिए हैं और पानी के दाम बढ़ा दिए हैं और इसको ये नया समाजवाद बोलते हैं। ये तहसीन पूनावाला है। और जनता को एहसान फरामोश बोला है नेताओं ने कर्नाटका में। यही सवाल है आज अगर खर्चोगे तो कल क्या खाओगे? और क्या खटाखट मॉडल में आज हिमाचल की जो दशा है कल तेलंगाना और कर्नाटक की होगी? ये सवाल सोचने वाला है। वोट दीजिए तो सोचिए कि आज के लिए जीना है या कल अपने बच्चों के लिए भी कुछ छोड़ना।